तलाक सी ये मामला शादी के 5 साल बाद क्रिश्चियन ने अबीगैल से एक और महिला को स्वीकार करने के लिए कहा और वादा किया कि वह श्रीमती हैरिसन ही रहेंगी। जब उनकी प्रेमिका ने तलाक के लिए अर्जी दी तो उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक नखरेबाजी है, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटीं। बाद में उन्हें एक दूसरे आदमी के साथ देखकर हताश क्रिश्चियन ने उन्हें घेर लिया और कहा, तुम कितनी निर्दयी हो। एक ऐसा तलाक जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लिथिजाडी मसीह हरले अध्याय 8। हम इसे करते समय बात कर सकते हैं। सैडी बेनेट सोचती थी कि क्या हर आदमी अपनी मनचाही चीज पाना चाहता है और उसका आनंद भी लेना चाहता है, लेकिन अब जब यह उसके साथ हो रहा था तो उसने इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। इंपीरियल सिटी में हर कोई जानता था कि बुरे दौर से गुजर रही एक सोशलाइट सैडी बेनेट जेडन रॉस की आंखों का तारा थी। वह जो भी चाहती थी वह उसे दे देता था। वह जो भी सपना देखती थी वह उसे खरीद कर देता था। उसका घर हर बड़े ब्रांड के लिमिटेड एडिशन आइटम्स से भरा हुआ था। गहने, दीवारों पर बैग और घड़ियां सजी हुई थीं और गैराज सुपरकारों का एक चौंका देने वाला संग्रह था। यहाँ तक कि समारोहों में भी जेडन कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। उसका हाथ इस तरह पकड़े रहती थी मानो उसे डर हो कि कहीं उसे चोट न लग जाए या वह जरा सा भी उपेक्षित महसूस न करे। उस तरह की निष्ठा हर किसी के लिए ईर्ष्या का विषय थी। यहाँ तक कि सैडी को भी लगभग यकीन हो गया था कि जेडन सचमुच उससे बेइंतहा प्यार करता है। मम्मी, एक प्यारे से नन्हे लड़के ने अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए कोमल और मीठी आवाज में पूछा, क्या आप आज उदास हैं? सैडी ने उसके चारों ओर कंबल ओढ़ा दिया। उसकी आंखों में कोमलता भरी हुई थी। नहीं, मैं नहीं हूं। छोटा लड़का बिस्तर से उठा और जब वह असमंजस में उसे देख रही थी उसने अपना उसे बाहों में भर लो। गले लगाओ। सैडी जम गई। मुझे नहीं पता तुम क्यों उदास हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। उस छोटे लड़के ने उसे थोड़ा और कसकर गले लगाया, मानो अपनी गर्माहट उसे देना चाहता हो। सैडी ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। उसके शब्दों ने उसे वह साहस दिया जिसकी उसे अंततः जवाब मांगने के लिए आवश्यकता थी। रात के 11 बजे सैडी ने अपने बेटे को पहले ही सुला दिया था। वह बैठक में बैठी घड़ी की टिक टिक देख रही थी। घड़ी की सुइयां रात के 11:40 बजने के करीब पहुंच रही थीं, तभी सामने का दरवाजा खुलने की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। जेडेन एकदम साफ सफेद शर्ट और अपने खास तौर पर सिलवाए गए काले सूट जैकेट पहने हुए अंदर आया। उसकी बांह पर लिपटा हुआ वह परिष्कृत और अलौकिक प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे की बनावट त्रुटिहीन थी। वह देवताओं के प्रिय के समान था जिसे हर प्रकार का लाभ प्राप्त था। तुम अभी तक क्यों जाग रही हो? वह हमेशा की तरह उसके पास आया। अपनी लंबी बांह उसकी कमर में लपेटकर उसे गले लगा लिया। उसका हाथ उसकी कमीज के नीचे चला गया। उसकी उंगलियां उसकी कोमल त्वचा को सहलाते हुए बेकाबू हो गईं। सैडी उसके सधे हुए दांव पेच के सामने बेबस थी। उसने उसका हाथ अपनी कमीज के नीचे से खींच लिया। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। हम इसे करते हुए बात कर सकते हैं, जेडन ने कहा। उसके हाथ कोमल लेकिन दृढ़ थे। नहीं, सैडी ने इनकार कर दिया। हाँ, जेडन ने उसके भरे हुए लाल होठों को अपनी आंखों में कैद कर लिया। एक चुंबन, उसकी कमीज पर लगे लिपस्टिक के दाग और उसने जो तस्वीरें देखी थीं उन सब बातों से उसका पेट मचलने लगा। अचानक मिली उस ताकत ने, जो उसे खुद भी नहीं पता थी, उसे धक्का देकर दूर करने की हिम्मत दी। क्या हुआ? जेडेन की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह उसकी अंतरंगता को ठुकराने से भ्रमित था। उसकी दमनकारी उपस्थिति से सैडी का दिल जोर से धड़कने लगा। 2 सेकंड की चुप्पी के बाद अंततः उसने हिम्मत जुटाई और उसकी निगाहें उससे मिलीं। मैंने तुम्हारी और हेस्टर ग्रांट की तस्वीरें देखीं जिनमें तुम दोनों वाटर गार्डन विला में एक साथ रात बिता रहे थे। ठीक है, जेडन ने कहा, अभी भी उसे पकड़े हुए। उसका जवाब सैडी के दिल में सुई की तरह चुभ गया। क्या वह समझाने वाला भी नहीं था? चूंकि आप पहले से ही जानते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जेडन ने धीमी और स्थिर आवाज में कहा। सैडी ने अपने भीतर की उथल पुथल को दबाते हुए कहा, आगे बढ़ो। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मौजूदगी को स्वीकार करो। जेडन ने सीधे उसकी ओर देखते हुए अपना उद्देश्य बताया। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सैडी ने पूरी तरह अविश्वास से उसकी ओर देखा। जब तक आप सहमत रहेंगी, आप हमेशा श्रीमती रॉस रहेंगी। कोई भी कभी भी आपकी स्थिति को चुनौती नहीं दे सकता, जेडन ने आगे कहा। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? आमतौर पर इतनी सौम्य रहने वाली सैडी को अचानक गुस्सा आ गया। हेस्टर ग्रांट उसकी कॉलेज की सहपाठी और पूर्व सबसे अच्छी दोस्त थी। कुछ समय पहले कुछ बातों को लेकर उनके बीच अनबन हो गई थी और अब उसका अपना पति ही उससे कह रहा था कि वह उसे किसी दूसरी महिला के साथ साझा करे। जेडेन के चेहरे के भाव समझ से परे थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं। मैं ऐसी बेतुकी मांग कभी नहीं मानूंगी।
सैडी ने कहा, मानो वह उसे पहली बार देख रही हो। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। तुम मानो या न मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मानो या न मानो, मैं उसकी पूरी जिंदगी उसकी देखभाल करूंगा। जेडन का लहजा दृढ़ था, उसका रुख अटल था। मैं तुम्हें यह सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम इस घर की मुखिया हो और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। सैडी के पतले पीले हाथ धीरे धीरे उसने मुट्ठी भींच ली। तो मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए, क्या यही बात है? उसने व्यंग्यपूर्वक पूछा। अगर तुम ऐसा करो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, जेडन ने जवाब दिया। उसकी उसे क्रोधित करने की क्षमता असीम प्रतीत होती थी। सैडी का सीना गुस्से से फूल रहा था। वह पहले जेडन को विनम्र और सभ्य समझती थी, एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में निर्मम था लेकिन फिर भी सिद्धांतों का पालन करता था। अब जब उसका मुखौटा उतर गया था तो उसे अंततः मानव स्वभाव का असली चेहरा देखने को मिल रहा था। जेडेन, सैडी ने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। उसने शांत और संयमित होकर उसकी आंखों में देखा। मैं सुन रहा हूं। क्या आप उसे अपने पास रखने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हैं? भले ही मैं असहमत हूं, इसे नापसंद करता हूं या इस विचार से घृणा करता हूं, फिर भी आप अपना मन नहीं बदलेंगे? सैडी का सवाल बेहद गंभीर था। उसने पहले ही मन बना लिया था, अगर वह बस नहीं कह दे तो वह उसकी कही हुई हर बात को माफ कर सकती है। लेकिन जिंदगी में अक्सर चीजें योजना के मुताबिक नहीं चलतीं। उसकी दृढ़, अडिग निगाहों के नीचे जेडन ने एक एक शब्द करके कहा, हाँ। सैडी के दिल में बेरहमी से छेद कर दिया गया था। उसके सीने में तेज, असहनीय दर्द फैल गया। और कोई भी उस फैसले को बदल नहीं सकता, जेडन ने आगे कहा। तो फिर तलाक ले लेते हैं। सैडी उसकी शर्तें मानने को तैयार नहीं थी और अब उसके साथ नहीं रह सकती थी। चूंकि आपने जीवन भर उसकी देखभाल करने का फैसला कर लिया है, तो मेरी जगह वह श्रीमती रॉस बन सकती है। किसी और शादी में शायद वह अपने ससुराल वालों को मनाने में सक्षम हो सकती थी। लेकिन मिस्टर और मिसेस रॉस तो शुरू से ही जेडन की उससे शादी के खिलाफ थे। उनका मानना था कि उसे समान सामाजिक प्रतिष्ठा वाले परिवार की किसी महिला से शादी करनी चाहिए थी। हालांकि उनका परिवार कभी धनी था, लेकिन वे रॉस परिवार जैसे शक्तिशाली शाही शहर के राजवंश से बिल्कुल अलग थे। और अब जब उसके परिवार की कंपनी दिवालिया हो चुकी है और उसके पिता पैसे लेकर शहर छोड़कर भाग गए हैं, उनकी नजरों में वह और भी ज्यादा बेकार थी। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? जेडन की आंखें स्याही के गहरे तालाब जैसी थीं। वफादारी सैडी के वैवाहिक दृष्टिकोण की आधारशिला थी। मुझे इस बात का पहले कभी इतना यकीन नहीं था। जेडन उसे टकटकी लगाकर देखती रही। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह महिला जो हमेशा इतना आज्ञाकारी और विनम्र था, एक दिन इतना विद्रोही हो जाएगा। ठीक है, उसने तुरंत सहमति दे दी। उसकी त्वरित सहमति ने सैडी के दिल में दर्द की एक लहर दौड़ा दी। तब उसे एहसास हुआ कि शादी के इतने सालों में भी वह कभी भी उसके दिल तक सही मायने में नहीं पहुंच पाई थी। उसने उसके प्रति जो भी दया दिखाई थी, वह शायद महज एक सनक थी। जैसे जैसे ये विचार उसके मन में घूमने लगे, उसका दिल भारी होता गया। वह पहले से तैयार किए गए तलाक के कागजात लेने के लिए ऊपर गई। उसे तो पता होना ही चाहिए था, सच में। 3 महीने पहले उसे उस पर किसी और महिला के परफ्यूम की खुशबू आई थी। उसने पूछा और उसने कहा कि शायद विमान में वह किसी से टकरा गया था। वह उस पर विश्वास करती थी। अब यह स्पष्ट हो गया था कि विमान वाली बात सिर्फ एक बहाना थी। हेस्टर 3 महीने पहले देश लौटी थी। समय बिल्कुल सही था। वह उस समय उसके साथ ही रही होगी। ये तलाक के कागजात हैं, देख लीजिए। सैडी ने उसके सामने हस्ताक्षर किए और कागजात उसे सौंप दिए। अगर कोई समस्या नहीं है तो हस्ताक्षर कर दीजिए और हम कल तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि तलाक का तुम्हारे लिए क्या मतलब है, जेडन ने साफ साफ कहा। सैडी की मुट्ठियां कस गईं। मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। शादी के 5 साल में तुमने काम नहीं किया है। जेडन ने कागज उठाए, उसके शब्द कठोर थे। तुम अपनी माँ के भारी भरकम मेडिकल बिलों का भुगतान कैसे करोगी? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? बोलते बोलते उसने तलाक का समझौता खोल दिया। जब उसने वह शर्त देखी जिसमें लिखा था कि वैवाहिक संपत्ति का 50-50 बंटवारा होगा और बच्चे की पूरी कस्टडी उसे मिलेगी, तो उसकी पैनी निगाहें उस पर टिक गईं। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। यहाँ सब कुछ नियमों के अनुसार ही होता है, सैडी ने कहा। उसने उसका फायदा नहीं उठाया था। हमारे बच्चे के मामले में तुम्हारा व्यवहार बेहद घृणित है। मैं उसे तुम्हारे साथ रहने नहीं दूंगी। शादी के 5 सालों में तुमने एक पैसा भी नहीं कमाया है, जेडन ने पूरी तरह निर्दयता से कहा। मैं तुम्हें अपनी कमाई का आधा हिस्सा क्यों दूं? मैंने तुम्हारा और रोनाल्ड का ख्याल रखा। मैंने हमारे पूरे घर का कामकाज संभाला। सैडी ने पलटवार किया। जेडन ने उसे ठंडी नजर से देखा। और और सैडी को ऐसा लगा जैसे वह उसे पहली बार देख रही हो।
यदि आप वैवाहिक संपत्तियों का उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं अपनी मां के अत्यधिक चिकित्सा बिलों का भुगतान करने के लिए, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस विचार को अब भी छोड़ दें। जेडन ने तलाक के कागजात कॉफी टेबल पर फेंक दिए। सैडी ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? वैवाहिक संपत्ति जैसी कोई चीज नहीं है, जेडन ने स्पष्ट किया। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप तलाक के लिए मुकदमा कर सकते हैं और अदालत से इसकी जांच करवा सकते हैं। सैडी जम गई। कुछ सेकंड की सन्नाटे भरी खामोशी के बाद सब कुछ समझ में आ गया। उसके पहले संदेह और इस क्षण के बीच, जब उसने खुले तौर पर किसी और के साथ संबंध होने की बात स्वीकार की, तब तक वह उनकी सारी वैवाहिक संपत्ति हस्तांतरित कर चुका था। वह सोच रही थी कि लिपस्टिक का वह दाग क्यों लगा है। उसके कॉलर पर वह निशान बहुत स्पष्ट था। और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इतना सावधान रहता था और अपनी तस्वीर खिंचवाना नापसंद करता था, वह खुद और हेस्टर ग्रांट की तस्वीरों को मीडिया में हर जगह क्यों फैलने देगा? तो बस यही था। वह बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि उसे पता चले और वह उससे सवाल करे, ताकि वह आसानी से अपनी छोटी सी योजना का प्रस्ताव रख सके। अपनी पत्नी को घर पर रखते हुए साथ ही साथ एक प्रेमिका के साथ अपना रुतबा कायम करना। जेडेन रॉस, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। कोई जरूरत नहीं। सैडी को अब सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। वह जानती थी कि जेडन बहुत सावधानी बरतता है। वह किसी के लिए भी कोई सुराग नहीं छोड़ेगा। बस हस्ताक्षर कर दीजिए। मुझे बस हमारा बच्चा चाहिए। जेडेन ने हस्ताक्षर किए। उनके हस्ताक्षर उतने ही आकर्षक थे जितना कि वे स्वयं थे। लेकिन अब इसे देखकर सैडी को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। अगली सुबह सैडी तलाक की अर्जी दाखिल करने के लिए उसके साथ अदालत गई। पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने सुलह का कोई शब्द नहीं कहा, न ही उसने अपराध बोध का कोई संकेत दिया। बस वही शांत भाव बनाए रखा जो वह हमेशा रखता था। हस्ताक्षर करते समय सैडी ने उसकी ओर एक नजर डाली। वह यह सोचे बिना नहीं रह सकी कि इतने सालों तक वह उससे प्यार किए बिना भी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कैसे कर पाया। उनका रिश्ता आखिर था क्या? आपकी तलाक याचिका दायर कर दी गई है। 1 महीने की प्रतीक्षा अवधि है। 13 मई से यदि किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति हो तो आपके पास याचिका वापस लेने के लिए 30 दिन का समय है। आपने अपना मन बदल लिया है, क्लर्क ने उन्हें पुष्टि पर्ची सौंपते हुए बताया। 13 जून से 12 जुलाई के बीच आप अपने पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों के साथ आकर तलाक का अंतिम आदेश प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो याचिका वापस ले ली गई मानी जाएगी। उनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रति ले ली। अदालत से निकलते समय सैडी उसके साथ घर नहीं गई। इसके बजाय वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त वायलेट ग्रांट से मिलने गई। यह बहुत बड़ी बात थी। उसे किसी से बात करने की जरूरत थी। जब वह वायलेट के घर पहुंची तो उसकी दोस्त अभी अभी सोकर उठी थी। उसका मूड देखकर वायलेट ने चिंता से पूछा, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या कुछ हुआ है? मैं और जेडन तलाक ले रहे हैं, सैडी ने शांत आवाज में कहा, लेकिन उसका दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा था। जब आपने किसी से पूरे दिल से प्यार किया हो तो भला दर्द क्यों नहीं होगा? बैंगनी। हम्म? वायलेट को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। यहां से चली जाओ, सबको पता है कि जेडन तुम्हें अपनी आंखों का तारा मानता है। वह इतना ज्यादा सुरक्षात्मक है कि ऐसा व्यवहार करता है जैसे तुम उसके मुंह में पिघल जाओगी या उसकी बाहों में चकनाचूर हो जाओगी। दुनिया चाहे तलाक ले ले, तुम्हारा वह पूरी तरह से उसके वश में रहने वाला पति तुम्हें कभी भी उसे छोड़कर जाने नहीं देगा। यह सच है, सैडी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। उसका चेहरा देखकर वायलेट समझ गई कि वह मजाक नहीं कर रही है और उसने तुरंत उससे और जानकारी मांगी। तो सैडी ने उसे सब कुछ बता दिया। तलाक का कारण सुनकर पहले से ही गुस्सैल स्वभाव वाली वायलेट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह भड़क उठी। धिक्कार है! जेडन तो बिल्कुल घटिया इंसान है। वह इतनी बेशर्मी भरी बात कैसे कह सकता है? क्या उसे हेस्टर ग्रांट के साथ आपके रिश्ते के बारे में पता है? वायलेट ने पूछा। उसे सब पता है। जेडन ने बहुत पहले ही सैडी के सभी संपर्कों की जांच कर ली थी। उसे सब पता है, फिर भी उसने ऐसा सुझाव दिया। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? वायलेट जितना बोलती गई उसे उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। उसने सैडी का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। चलो उसे सबक सिखाते हैं। मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं रह सकती। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसके पास भी जा पाओगी? सैडी ने व्यावहारिक लहजे में उसे याद दिलाया। बैंगनी। ठीक है, उस कमीने का इतना शक्तिशाली होना हमेशा अच्छी बात नहीं थी। क्या आपको यकीन है कि वैवाहिक संपत्ति नहीं है उसके नाम से? थोड़ी देर चुप रहने के बाद वायलेट ने गंभीरता से इस पर विचार किया। तुम्हें लगता है कि शायद वह तुम्हें धोखा देने के लिए ऐसा कह रहा था? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सैडी ने स्थिति को समझते हुए कहा। वायलेट अचंभित रह गई। तुम्हारा मतलब क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता?
अगर ऐसा होता भी तो उसे जानते हुए वो मुझे उसमें से एक पैसा भी नहीं देता, सैडी ने सच कहा। और तो और, तलाक के लिए मुकदमा करने से सबूत इकट्ठा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं कर भी लूं, तो उनमें से ज्यादातर परिस्थितिजन्य सबूत होंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। तलाक के लिए मुकदमा करना कहने में जितना आसान लगता है, उतना आसान होता नहीं, खासकर जेडन रॉस जैसे व्यक्ति के खिलाफ। उसका काम एकदम सटीक था। उसने कभी भी उसे अपने खर्च किए गए पैसों का पता नहीं लगाने दिया। न तो वह हेस्टर पर नजर रखेगा और न ही उसे इस बात का सबूत ढूंढने देगा कि वे एक जोड़े के रूप में साथ रह रहे थे। उसके पास एकमात्र विकल्प यही था कि वह अपने बच्चे को लेकर उस आदमी से दूर चली जाए जिसके नैतिक मूल्य पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। अगर मुझसे पूछो तो तुम्हें उससे तलाक नहीं लेना चाहिए। तुम पत्नी हो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। वायलेट को धीरे धीरे यकीन होता जा रहा था कि जेडन एक घटिया इंसान है। उसका सारा पैसा खर्च कर दो और हेस्टर को बाकी जिंदगी दूसरी औरत बनकर गुजारने दो। क्या ऐसा करने से उसे वही नहीं मिल जाएगा जो वह चाहता है? सैडी सोच समझकर फैसला ले रही थी। वायलेट रुक गया। जब उसे एहसास हुआ कि वह सही थी तो वह अपने ही गुस्से में लगभग दम घुट गई। और सोचिए, वह कभी यह मानती थी कि जेडन उनके समूह में बचे हुए आखिरी अच्छे पुरुषों में से एक था। तो तुम्हारी योजना क्या है? वायलेट अभी भी अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रही थी। तुम उस कमीने और उस कुतिया को यूं ही खुशी खुशी रहने नहीं दे सकती। पहले मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी, सैडी ने कहा। पिछली रात खूब रोने के बाद से वह यही सोच रही थी। एक बार सब ठीक हो जाए तो फिर नौकरी ढूंढ लूंगी। तुमने धोखा नहीं दिया तो तुम्हें क्यों जाना चाहिए? वायलेट इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी। तुम और रोनाल्ड यहीं रहो, मैं देखना चाहती हूँ कि वो तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश कैसे करता है। वह खुद तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मुझे बाहर निकालने के लिए वह कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा। पिछली रात की घटनाओं ने सैडी को जेडन के बारे में एक बिल्कुल नई समझ दी थी। वो घिनौना कमीना। वायलेट का गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ था, और मैं तो उसे बहुत अच्छा इंसान समझती थी। सैडी ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, उसकी निगाहें नीचे झुक गईं। इन सब से पहले वह भी यही सोचती थी कि जेडन ही वह प्रकाश है जिसने उसे उसके पिता द्वारा बनाए गए दलदल से बाहर निकाला था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह भी एक और अथाह खाई के समान था। उनमें से एक उनके सारे पैसे लेकर भाग गई थी और उसे और उसकी मां को वहीं छोड़ दिया था। दूसरे ने अपनी वैवाहिक संपत्ति छिपा ली थी और उससे किसी दूसरी महिला के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए कहा था। ये दोनों आदमी जो उसके इतने करीब थे, वे उल्लेखनीय रूप से समान थे। जब वायलेट अभी भी अपनी दोस्त के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सोच विचार कर रही थी, तभी सैडी का फोन बज उठा। यह अस्पताल है, यह देखकर सैडी ने तुरंत जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा, सुश्री बेनेट, श्री रॉस ने अगले महीने से आपकी मां के चिकित्सा खर्चों का भुगतान बंद कर दिया है। क्या आप उनके भविष्य के उपचार योजना पर चर्चा करने के लिए आ सकती हैं? मैं अभी आती हूं, सैडी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। फोन रखते हुए उसने वायलेट से कहा कि उसे जाना है और वह अस्पताल के लिए रवाना हो गई। डॉक्टर के कार्यालय में डॉक्टर के साथ साथ जेडन रॉस भी उनका इंतजार कर रहा था। वह सोफे पर बैठा था, उसी खास तौर पर सिलवाए गए ग्रे सूट में जिसे पहनकर वह उस सुबह तलाक के लिए अर्जी दाखिल करने गया था। वह सुस्त और उदासीन लग रहा था। वह डॉक्टर से हल्की फुल्की बातें कर रहा था और यह स्पष्ट था कि तलाक का उसके मूड पर जरा भी असर नहीं पड़ा था। जब उसने उसे देखा तो उसने अपनी निगाहें उठाकर उसकी आंखों से मिलाईं। सैडी के हाथ, जो उसके बगल में लटके हुए थे, मुट्ठी में कस गए। उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से नापसंदगी और घृणा झलक रही थी। आप यहाँ हैं, डॉक्टर ने एक साधारण अभिवादन करते हुए कहा। सैडी ने जेडन से अपनी नजरें हटा लीं। मैंने फोन पर आपसे इस स्थिति पर पहले ही चर्चा कर ली है। ये मासिक शुल्कों की विस्तृत सूची है। इसे देख लीजिए और अगर कोई समस्या नहीं है तो बस अपनी जानकारी भरें और हस्ताक्षर कर दें। डॉक्टर ने बिल स्टेटमेंट देते हुए कहा। सैडी ने इसे ले लिया। मासिक चिकित्सा खर्चों पर नजर पड़ते ही उसका दिल बैठ गया, जो 6 या 7 अंकों में थे। अगर उसके पिता ने शादी से पहले जमा की गई संपत्ति को धोखे से उससे न छीना होता तो वह कुछ महीनों तक गुजारा कर सकती थी। लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं था। उसकी मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके लिए इतना बड़ा खर्च उठाना नामुमकिन था। अगर लागत बोझ लगती है तो आप इन अन्य योजनाओं में से अधिक उपयुक्त विकल्प भी चुन सकते हैं। मानो उसे यह बात भांप गई हो। इस विकट परिस्थिति में डॉक्टर ने उसे एक नई फाइल सौंप दी। हालांकि नई योजनाएं काफी सस्ती थीं, फिर भी उनकी मासिक लागत $1 लाख से अधिक थी। जब डॉक्टर ने देखा कि वह अभी भी सोच विचार कर रही है, तो उसने सहज रूप से जेडन की ओर देखा। जेडन ने उसे घूर कर देखा और डॉक्टर तुरंत समझ गया। ठीक है, आप इसे आराम से देख लीजिए। डॉक्टर फोन हाथ में लिए खड़े हो गए।
मैं एक मरीज को देखने जा रहा हूँ। अगर इनमें से कोई भी तरीका आपके लिए कारगर नहीं रहा, तो मेरे लौटने पर हम इस बारे में और बात कर सकते हैं। सैडी का पूरा ध्यान उपचार योजनाओं पर केंद्रित था। ठीक है। डॉक्टर जल्दी से वहां से चले गए और अपने पीछे दरवाजा बंद करना सुनिश्चित किया। अब केवल सैडी और जेडन ही बचे थे। कमरा, वहां इतनी शांति थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। चाहे आप उस कागज को कितनी भी देर तक घूरते रहें, आपके चाहे आप अपनी मौजूदा संपत्ति से अपनी मां के अत्यधिक चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं कर सकते, जेडन ने कहा। उनका लहजा हमेशा की तरह सहज और संयमित था, लगभग लापरवाह सा। सैडी के भीतर क्रोध की लहर दौड़ गई और उसने गुस्से से उसकी ओर देखा। इसके अलावा आपको किराया भी देना होगा और रोनाल्ड की परवरिश भी करनी होगी, जेडन ने आगे कहा। सैडी ने उसे घूर कर देखा। तुम असल में क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये दिखावा कर सकती हूँ कि ये सारा तलाक का मामला बस तुम्हारा नखरेबाजी करना है। जेडन खड़ी हुई और उसके पास गई। जब तक तुम ये बात दोबारा नहीं उठाओगी, मैं तुम्हारी माँ के सारे खर्च उठा लूंगी और तुम फिर भी मेरी पत्नी। और हेस्टर ग्रांट? सैडी ने पूछा। तुम दोनों एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं दोगे? जेडन ने भावहीन स्वर में कहा। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है, तो मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि वो कभी तुम्हारे सामने ना आए। सैडी की आवाज में उपहास झलक रहा था। और मुझे लगता है कि मुझे आपकी इतनी विचारशीलता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जेडन ने उसकी व्यंग्य भरी बात समझ ली, लेकिन फिर भी अपनी बात जारी रखी। उसका लहजा इतना धीमा था, मानो वह कोई व्यापारिक सौदा कर रहा हो। शानदार जिंदगी जी, क्योंकि तुम तो अच्छी तरह समझती हो कि विलासिता की आदत तो पड़ जाती है, लेकिन उससे लौटना मुश्किल होता है। बेशक, सैडी को पता था, उसने अपने जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं झेला था। उसका जीवन बेनेट परिवार के पतन से पहले उसे कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ी थी। और इस त्रासदी को समझने का समय मिलने से पहले ही जेडन ने उससे शादी कर ली थी। उसने उसे बिना किसी सीमा वाला क्रेडिट कार्ड दिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे कभी पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसे संतुष्ट होना चाहिए था। हेस्टर के होने के बावजूद जेडन उसकी उपेक्षा नहीं करता था। वह अब भी उसे उसकी हर इच्छा पूरी करता था और पहले की तरह ही सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक उसकी देखभाल करता था। लेकिन जीवन केवल पैसे के बारे में नहीं था। आत्मसम्मान और गरिमा भी मायने रखती थी। इज्जत और सम्मान से बिल नहीं चुकाए जा सकते। असल दुनिया उतनी आसान नहीं है जितनी तुम सोचती हो, जेडन ने उसकी भावनाओं को भांपते हुए कहा। उसके शब्द निर्मम थे। मेरे बिना तुम्हारी वर्तमान स्थिति में तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सैडी ने पलटकर जवाब दिया, मुझे तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है, तुम लोग बस अपनी चिंता करो। सैडी। जेडन को समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी जिद्दी क्यों हो रही थी। मिस्टर रॉस, अगर और कुछ नहीं तो कृपया चले जाइए। मुझे डॉक्टर से कुछ जरूरी बातें करनी हैं और आपके उपदेश सुनने का समय नहीं है। सैडी ने पहली बार उनसे इतने खुले तिरस्कार से बात की थी। जेडेन को गुस्सा नहीं आया, वह बस उसे देखता रहा। उसकी स्थिर निगाहों के नीचे सैडी की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा धीरे धीरे टूटने लगी। कागजों को हाथ में पकड़े हुए वह उसने दम घूंटने वाले दबाव को सहते हुए खुद को मजबूर करके उसकी आंखों में देखने की कोशिश की और इस खामोश लड़ाई को जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। आपके पास पुनर्विचार करने के लिए 1 मिनट का समय है, जेडन ने हल्के फुल्के और सहज लहजे में कहा। उस 1 मिनट के भीतर मैं यह सब भूल जाऊंगी। उसके बाद तुम सिर्फ सैडी बेनेट हो। और अगर तुम गिड़गिड़ाने भी आओगी तो भी शायद मैं हाँ ना कहूं। उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और मौन रहकर उसे जवाब दिया। जेडेन वहां ज्यादा देर नहीं रुका। 1 मिनट बीत गया और वह चला गया। उसे लगा कि सैडी कृतज्ञता दिखा रही है। अनुशासनहीन लोगों को तब तक घोर निराशा का सामना करना पड़ा जब तक उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में उनकी देखभाल कौन कर रहा था। धड़ाम। दरवाजा जोर से बंद हो गया और इसके साथ ही सैडी का दिल भी जोर से धड़क उठा। एक समय उसे लगता था कि जेडेन के साथ उसका रिश्ता कोई महाकाव्य जैसा भावुक प्रेम प्रसंग नहीं था, बल्कि यह गहरे और सच्चे स्नेह की एक शांत निरंतर धारा थी। लेकिन अब वह इसे और नहीं समझ पा रही थी। इससे पहले कि वह अपनी शादी को लेकर अपने विचारों को सुलझा पाती, डॉक्टर वापस आ गया। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सैडी ने खुद को संभाला और कहा, डॉक्टर डगलस, मैं इन्हें घर ले जाकर सोचूंगी और फिर आपसे संपर्क करूंगी। क्या यह ठीक रहेगा? बिल्कुल, डगलस ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, लेकिन कृपया जल्दी करें। अगली किस्त की देय तिथि से कम 10 दिन पहले निर्णय लेना सबसे अच्छा है। ठीक है, धन्यवाद। सैडी प्रस्तावित योजनाओं के साथ अस्पताल से चली गई। उसका पहला विचार नौकरी ढूंढने का था। अगर वेतन अच्छा होता तो वह अपनी मां को वहीं रख सकती थी जहां वह थी।
यह अस्पताल रॉस ग्रुप के स्वामित्व वाला एक निजी संस्थान था, जिसमें अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और दुनिया भर के विशेषज्ञ मौजूद थे। जेडन की बदौलत उसकी मां को वर्षों तक सर्वोत्तम संभव देखभाल मिली थी। अगर उसका तबादला हो जाता, तो उसे उस स्तर का उपचार नहीं मिलता। उसकी मां ही दुनिया में एकमात्र ऐसी रिश्तेदार थी जो उससे सच्चा प्यार करती थी। वह अपने साथ कुछ भी होने नहीं दे सकती थी। इन्हीं विचारों में खोई हुई सैडी अस्पताल से निकलकर घर की ओर चल पड़ी। पूरे रास्ते वह सोचती रही कि वह रोनाल्ड को तलाक के बारे में कैसे बताएगी। वह एक होशियार और समझदार बच्चा था। उसकी बुद्धि और भावनात्मक समझ अपने हम उम्र साथियों से कहीं अधिक थी। उसे शायद ही कभी उसकी चिंता करनी पड़ती थी, लेकिन तलाक एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात थी। उसे अब भी थोड़ी चिंता थी कि वह इसे संभाल नहीं पाएगा, लेकिन उनकी चिंताएं कुछ लोगों की हरकतों से बिल्कुल विपरीत थीं। घर पहुंचते ही उसे एक भयावह दृश्य देखने को मिला। हेस्टर ग्रांट और जेडन रॉस सोफे पर एक दूसरे से सट कर बैठे थे। हेस्टर थोड़ी चिंता के साथ बोली, आखिरकार यह तुम्हारा और सैडी का घर है। क्या मेरा यहां होना वाकई ठीक है? कोई बात नहीं, जेडन की आवाज धीमी थी। हेस्टर ने अपने होंठ काट लिए। लेकिन वह जल्द ही घर छोड़कर चली जाएगी, जेडन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। फिर तुम घर की मालकिन बन जाओगी। हेस्टर ने ऊपर उसकी ओर देखा। उनकी आंखें एक दूसरे से इस तरह मिल गईं कि उन्हें तोड़ना मुश्किल था। वे एक दूसरे में इतने मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सैडी घर आ गई है। आपका घर में स्वागत है महोदया। नौकर ने हमेशा की तरह उनका अभिवादन किया। जेडेन रॉस और हेस्टर ग्रांट ने उधर देखा। सैडी को देखते ही हेस्टर ने सैडी कहकर पुकारने से पहले थोड़ा संकोच किया। सैडी ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली और सीधे ऊपर की ओर बढ़ती चली गई। उसकी निगाहें सामने की ओर टिकी हुई थीं। उसे डर था कि अगर उसने देखा तो उसे गुस्सा आ जाएगा। क्या तुमने हेस्टर को हेलो कहते हुए नहीं सुना? जेडेन की ठंडी बेरुखी भरी आवाज बीच में ही आ गई। या फिर मिस बेनेट हमेशा इतनी ही असभ्य रहती हैं? सैडी जम गई। सुश्री बेनेट। वह घूमकर उनकी ओर मुड़ी। उसके होठों से एक ठंडी सी चुटकी निकली। तुम अपने अफेयर को हमारे घर में ला रही हो और मुझसे विनम्रता की उम्मीद करती हो? यह मेरा घर है। मैं यहाँ जो चाहूंगी वही करूंगी। जेडन ने शांत भाव से कहा। अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सैडी के हाथ, जो उसके बगल में लटके हुए थे, कसकर मुट्ठियों में बदल गए। हालांकि वह जानती थी कि अब उसका दिल उसके साथ नहीं है, फिर भी ऐसे क्रूर शब्दों को सीधे सुनना उसके लिए पेट में चाकू की तरह चुभने जैसा था। वही था जिसने उससे कहा था कि यह उसका घर है, कि जो उसका है वह उसका भी है। जेडेन, आखिर सैडी तुम्हारी पत्नी है, हेस्टर ने मनाने का नाटक करते हुए कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा कठोर है? मैंने उसे एक मौका दिया था, उसने खुद उस मौके का फायदा नहीं उठाया। जेडन ने सैडी पर निगाहें गड़ाए हुए कहा। सैडी ने उसकी निगाहों में देखा। एक पीछे हटने को तैयार नहीं था और दूसरा समझौता करने को तैयार नहीं था। सैडी, तुम जेडेन से माफी क्यों नहीं मांग लेती? वह तुम्हारी बहुत परवाह करता है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराएगा। हेस्टर ने आग में घी डालते हुए कहा। मैं यहां से जा रही हूं और मुझे तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं है। सैडी ने हेस्टर को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए गुस्से से कहा। उसकी जिद्दी प्रवृत्ति साफ झलक रही थी। मैं इस घिनौनी जगह में मेजिटेट में एक पल भी नहीं रुकूंगी, जहां एक धोखेबाज और उसकी रखैल की बदबू आती है। इतना कहकर वह मुड़ी और गुस्से में सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। उसकी चाल तेज होती जा रही थी, मानो वह किसी दुष्ट शक्ति से बचने की कोशिश कर रही हो जो उसका पीछा कर रही हो। बम! दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि कान बहरे हो गए। अंदर पहुंचते ही सैडी ने एक सूटकेस उठाया और सामान पैक करना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि यह जेडन का उसे चिढ़ाने का तरीका था, लेकिन अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और कागजात इकट्ठा करने के बाद वह वॉक इन क्लोसेट में गई। वह रुक गई और डिजाइनर कपड़ों, हैंडबैगों और गहनों की अंतहीन पंक्तियों को देखने लगी। अंत में वह सीधे आभूषणों के सेक्शन की ओर चल पड़ी। उसे पैसों की जरूरत थी और इन चीजों को बेचकर वह जल्दी से अपना पैसा जुटा सकती थी। इससे पहले कि वह कुछ सामान समेटना शुरू कर पाती, जेडन हेस्टर के साथ अंदर आ गया। सैडी, तुम इतने महंगे गहनों के साथ इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? हेस्टर की अनगिनत लिमिटेड एडिशन और कस्टम मेड पीसेज को देखते हुए उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग जल उठी। क्या आप इसे बेचने की योजना बना रहे हैं? सैडी को उस पर जरा भी सब्र नहीं था। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हेस्टर ने आगे बोलने से पहले अपने बगल में बैठे आदमी की तरफ देखा और कहा, लेकिन जेडन ने यह सब आपको दिया है, आप इसे यूं ही नहीं बेच सकते। इससे दूर रहो। जब सैडी को गुस्सा आता था, तो उसका नाम, जिसका अर्थ कोमल होता था, पूरी तरह से गलत साबित होता था।
यह सुनकर अब तक चुप रहे जेडन ने आखिरकार बोलना शुरू किया। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मिस बेनेट को गहने चुराने की आदत है। टडबी सैडी के हाथ जम गए। चोरी? अगर मैं पुलिस को बुलाऊं, जेडन ने उसकी ओर देखते हुए सोचा, तो कितने साल लगेंगे? आपको क्या लगता है कि आपको कितनी जेल होगी? इस बात को छोड़ दें कि हमारा अभी तक तलाक भी नहीं हुआ है, सैडी ने पलटवार करते हुए कहा। ये चीजें आपने ही तो मुझे दी हैं। इसमें चोरी क्या है? जेडेन उसकी ओर एक कदम बढ़ा। उसकी मधुर आवाज में एक तीखा प्रहार था। और तुम ये कैसे साबित कर सकती हो कि ये उपहार थे, न कि सिर्फ मेरे निजी संग्रह का हिस्सा? सैडी स्तब्ध थी। उसी क्षण उसे समझ आ गया। वह उसे इस घर से एक भी चीज नहीं ले जाने देगा। वह उसके भागने का रास्ता पूरी तरह से बंद करने पर तुला हुआ था। ले जाओ, ले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जेडन ने कहा। उसके लहजे में बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जिस दिन हमारा तलाक फाइनल हो जाएगा, मैं पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर